ये फेंग हाथ में एक चमचमाता लाल फल लेकर बड़ी मासूमियत से पूछता है, क्या हम फलों की लड़ाई खेलें? सेक्ट मास्टर हैरान होकर देखती है। ये फेंग का मानना है कि सेक्ट संप्रदाय के लोग कुछ ज्यादा ही सीरियस रहते हैं, इसलिए माहौल को थोड़ा कूल और मजेदार बनाने के लिए उसने एक नया गेम इन्वेंट किया है। तभी बैकग्राउंड में एक छोटा सा पीला कुत्ता फल चुराकर भागने की कोशिश करता है, जिस पर चिल्लाया जाता है, अभी कोई फल नहीं खाएगा। ये फेंग सबको गेम के नियम समझाता है। नियम बेहद सिंपल है, बस एक स्पिरिट फ्रूट आत्मिक फल उठाओ और सामने वाले को खींचकर मारो। ट्विस्ट ये है कि खेल के अंत में जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा और सबसे कम बार फल लगा होगा उसे एक खूंखार सजा मिलेगी। और वो सजा क्या है? उसे पूरे 5000 कड़वी क्लींजिंग मैरो पिल्स, मज्जा साफ करने वाली गोलियां खानी पड़ेंगी। सजा का नाम सुनते ही सेक्ट के एल्डर्स के पसीने छूट जाते हैं और वे इसे बेहद क्रूर बताते हैं। हमारी सेक्ट मास्टर अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए कहती है, ये फेंग, मैं इस सेक्ट की मास्टर हूँ, मेरा ऐसे फालतू खेलों में हिस्सा लेना शोभा नहीं देता। मेरे रहते लोग खुलकर खेल भी नहीं पाएंगे, इसलिए मैं अपनी साधना कल्टीवेशन करने जा रही हूँ। लेकिन ये फेंग भी कम शातिर नहीं है। वो तुरंत पासा पलटते हुए कहता है, मास्टर, मेरे पास एक 3 मीटर ऊंचा स्पिरिट गैदरिंग स्टोन, आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने वाला पत्थर है। कीमती पत्थर का नाम सुनते ही सेक्ट मास्टर के तेवर बदल जाते हैं। वो तुरंत अपनी बात से पलटते हुए कहती है, खैर, जब तुम इतने प्यार से कह रहे हो तो मुझे लगता है कि सेक्ट मास्टर होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं इन बच्चों को सिखाऊं कि फल कैसे फेंका जाता है। खेल शुरू होने वाला होता है और ये फेंग खुद को रेफरी घोषित कर देता है ताकि वो सजा से बच सके। वो उस बेचारे छोटे पीले कुत्ते को भी जबरदस्ती गेम में घसीट लेता है, जो मासूम चेहरा बनाकर बचने की भीख मांग रहा था। पर ये फेंग कहता है, क्यूटनेस का नाटक यहाँ नहीं चलेगा। और इसी के साथ चिल्लाकर घोषणा होती है, स्टार स्पिरिट सेक्ट की पहली फ्रूट फाइट प्रतियोगिता शुरू होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है स्टार स्पिरिट सेक्ट के मुख्य द्वार पर, जहाँ 2 अनजान लोग खड़े हैं। ये कोई आम लोग नहीं, बल्कि रेड सन किंगडम के शाही सलाहकार जांग डोंगफेंग और वहाँ के घमंडी युवराज जाओ तिंग हैं। युवराज बड़े गर्व से कहता है, हमारा राज्य अनगिनत संप्रदायों को कंट्रोल करता है। अगर इन लोगों को पता चल गया कि मैं यहाँ का प्रिंस हूँ तो ये डर के मारे कांपने लगेंगे। सलाहकार जांग भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि हमें बस एक रात रुकना है, इसलिए ज्यादा तमाशा नहीं करते। लेकिन इससे पहले कि युवराज अपना वाक्य पूरा कर पाते, पटाक, एक बड़ा सा लाल फल उड़ता हुआ आता है और सीधे युवराज के मुंह पर किसी ब्लास्ट की तरह लगता है। युवराज का पूरा चेहरा लाल बूंदे से भर जाता है और वो वही जमीन पर ढेर हो जाते हैं। सलाहकार जांग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर का नजारा किसी पागल खाने से कम नहीं था। चारों तरफ फल हवा में तैर रहे थे, आग के गोले छूट रहे थे और पूरी तरह से अराजकता फैली हुई थी। जूनियर ब्रदर वुफेंग तो हाथ में चाकू लेकर फलों को काटने दौड़ रहा था, जिसे देखकर दूसरा शिष्य चिल्लाता है, भाई, चाकू नीचे रखो, ये कोई फ्रूट निंजा गेम नहीं चल रहा है। इधर सलाहकार जांग जब जमीन पर गिरे फलों को ध्यान से देखते हैं, वो चिल्लाते हैं, 3 लीफ फिग्स, 3 पत्ती वाले अंजीर, ये पागल लोग फेंक फेंक कर 3 लीफ फिग्स मार रहे हैं। वो बताते हैं कि ये कोई मामूली फल नहीं है, बल्कि हेवनली डाउ बैटलफील्ड के टॉप 10 सबसे दुर्लभ और कीमती आध्यात्मिक फलों में से एक है, जिसे उन्होंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ 3 बार खाया है। वो सबको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आवाज शोर में दब जाती है। सलाहकार झांग डर के मारे कांपने लगते हैं, क्योंकि उन्हें सेक्ट के अंदर नौकर के कपड़ों में एक ऐसा तगड़ा आदमी दिखता है जो असल में एक असेंशन पावर हाउस है, अत्यंत शक्तिशाली कल्टीवेटर है, जिसकी एक तरछी नजर ही किसी की आत्मा को तबाह कर दे। साथ ही वहाँ मौजूद एक बूढ़ा एल्डर भी खतरनाक सोल कल्टीवेटर लग रहा था। युवराज झाओटिंग टंग आकर पूछते हैं, झांग, तुम तो 8वें स्वर्गीय वज्रपात के एक्सपर्ट के सामने भी नहीं डरते, आज तुम्हें क्या हो गया है? तभी एक शिष्य उनके पास आता है और पूछता है, आप दोनों कौन है? सलाहकार झांग उसके पैर पकड़ने वाले अंदाज में पूछते हैं, छोटे भाई, हम कौन है ये छोड़ो, क्या तुम्हें पता है कि ये लोग क्या फेंक रहे हैं? ये सदियों में एक बार मिलने वाले कीमती फल है। शिष्य लापरवाही से जवाब देता है, हाँ पता है, 3 लीफ फिग्स है। तो क्या हुआ? सलाहकार झांग हैरान होकर सीधे सेक्ट मास्टर से मिलने की मांग करते हैं और कहते हैं, इसकी कीमत बताओ, मैं ये सारे फल खरीदने को तैयार हूँ। तभी ये फेंग वहाँ आ जाता है। जब वे अपना परिचय रेड सन किंगडम के युवराज और सलाहकार के रूप में देते हैं, तो ये फेंग स्वैग में कहता है, युवराज हो तो क्या हुआ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं तो बस इन्हें उड़ाना, बर्बाद करना चाहता हूँ। सलाहकार झांग अपना सिर पकड़ लेते हैं। इस सेक्ट में सबके
सब पागल है। इसी बीच जब सलाहकार झांग पीछे मुड़कर देखते हैं तो युवराज गायब मिलते हैं। युवराज कहाँ थे? वो चुपचाप जमीन पर बैठकर गिरे हुए कुचले फलों को बकरियों की तरह ठूस ठूस कर खा रहे थे। जब झांग उन्हें टोकते हैं तो युवराज मुंह में फल दबाए हुए कहते हैं, झांग, इन्हें यहाँ सड़ने देने से अच्छा है कि हम पेट भर लें। वैसे ये काफी टेस्टी है, आप भी ट्राई करो। झांग गुस्से से लाल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद सलाहकार झांग भी युवराज के साथ जमीन पर बैठकर पागलों की तरह फल चाटने लगते हैं और चिल्लाते हैं, आह, ये तो सचमुच अमृत है। युवराज, आज तो हमारी लॉटरी लग गई। ये फेंग उन्हें देखकर सोचता है, ये कैसे भिखारी लोग हैं जो खुद को राजा सलाहकार बता रहे थे। कई घंटों के बाद गेम खत्म होता है। सिस्टम से ये फेंग को बिग स्पेंडर का टास्क पूरा करने पर 1000 पॉइंट्स और 10,000 नए 3 लीफ फिक्स का इनाम मिलता है। ये फेंग उदारता दिखाते हुए उन दोनों शाही मेहमानों से कहता है, चलो बहुत खा लिया, अब ये बचे कुचे फल तुम्हारे हुए, बस यहाँ थोड़ी साफ सफाई कर देना। युवराज और झांग खुशी से नाचने लगते हैं कि कुचले होने के बाद भी ये बेहद कीमती फल है, इन्हें वे अपने राज्य ले जाएंगे। इधर खेल का नतीजा आता है। छोटे पीले कुत्ते को सबसे कम हिट्स मिले थे और हमारी सेक्ट मास्टर को सबसे ज्यादा। सेक्ट मास्टर गुस्से में ये फेंग का कॉलर पकड़ने पहुंच जाती है, क्योंकि ये फेंग ने ही उन्हें जानबूझकर हिट होने को कहा था ताकि वो सजा से बच सके। लेकिन ये फेंग तुरंत एक लाल रंग की डिब्बी निकालता है जिसमें 100 ताजा 3 लीफ फिग्स थे। वो रोमांटिक अंदाज में कहता है, मैं आपको वो कड़वी गोलियां कैसे खाने दे सकता था, इसलिए गोलियों की जगह आप ये ताजा फल खाइए। ये देखकर कुत्ता और बाकी लोग हैरान रह जाते हैं कि कड़वी गोलियों की सजा अचानक आलीशान दावत में कैसे बदल गई। आधे घंटे बाद सेक्ट के ग्रैंड हॉल में मीटिंग होती है। सेक्ट मास्टर उनके शाही बैज देखकर कंफर्म करती है कि वे सचमुच रेड सन किंगडम के वीआईपी हैं। वो पूछती है, क्या आप यहाँ सालाना टैक्स या सुरक्षा शुल्क वसूलने आए हैं? ये फेंग पीछे से अपनी अमीरी दिखाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है कि चलो पैसे उड़ाने का एक और मौका मिला। लेकिन सलाहकार झांग हाथ जोड़कर कहते हैं, नहीं नहीं, हमारा राज्य संप्रदायों से कोई फालतू पैसा नहीं लेता। जब सेक्ट मास्टर पूछती है कि फिर आप यहाँ क्यों आए हैं, तो युवराज गंभीर होकर चेहरा बनाते हैं और कहते हैं, हम यहाँ पिल गॉड, औषधि के देवता को खोजने आए हैं। वे बताते हैं कि राज्य की सुरक्षा के लिए उन्हें एक अत्यंत दिव्य औषधि बनवानी है, जिसके लिए सिर्फ पिल गॉड ही उनकी आखिरी उम्मीद है। पिल गॉड का नाम सुनते ही सेक्ट मास्टर तंज कसते हुए पूछती है, जिस पिल गॉड को आप ढूंढ रहे हैं, क्या वो वही है जिसने अपनी सबसे बेहतरीन दिव्य औषधि को कीचड़ में कुचलकर कद्दू बना दिया था? ये सुनकर ये फेंग के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो जानता था कि वो महान पिल गॉड कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है। वो मन ही मन सोचता है कि उस समय तो मैंने सिस्टम की मदद से वो गोली बना ली थी, अब दोबारा वैसी जादुई गोली कैसे बनाऊंगा? इसलिए वो अनजान बनने का नाटक करते हुए कहता है, अच्छा तो फिर बेस्ट ऑफ लक, ढूंढते रहिए अपने पिल गॉड को। लेकिन तभी एंट्री होती है उसके गधे जैसी बुद्धि वाले जूनियर ब्रदर की। वो दौड़ते हुए आता है और चिल्लाकर पूछता है, सीनियर ब्रदर, आपने हेवनली पिल सिटी में जो चमत्कारी दिव्य औषधि बनाई थी उसका नाम क्या था भला? खचाक, ये फेंग का पूरा प्लान चौपट हो जाता है। वो गुस्से में अपने जूनियर ब्रदर का मुंह दबाने भागता है, कमीने, तूने मेरा राज क्यों खोल दिया? लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। युवराज और सलाहकार झांग शौक में चिल्लाते हैं, क्या यही पिल गॉड है? जूनियर ब्रदर मन ही मन खुश हो रहा था कि उसने अपने भाई को शो ऑफ करने में मदद की है और भाई उसे इनाम देगा। अब जब राज खुल ही चुका था तो ये फेंग सीधे अपने सिस्टम का इस्तेमाल करता है और भारी मात्रा में स्पेंडर पॉइंट्स खर्च करके 7 पैटर्न 9 ग्रेड डिवाइन ट्रिब्यूलेशन पिल्स ACI वज्रपात से बचाने वाली दिव्य गोलियां रिडीम कर लेता है। वो अपनी वफादार शिष्या शाओ झुए को बुलाता है और उसे वे 7 गोलियां खाने को देता है। वो उसे चेतावनी देता है कि अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को कंट्रोल में रखना, वरना सीधे स्वर्ग में लैंड करोगी। शाओ झुए जैसे ही वो जादुई गोलियां खाती है, उसके शरीर से एक भयानक और अंधाधुंध ऊर्जा का ब्लास्ट होता है। वो हवा में तैरने लगती है और उसके पीछे एक विशाल दिव्य फीनिक्स या ड्रैगन रूपी जीव की परछाई दिखाई देती है। उसकी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि सलाहकार झांग चिल्ला उठते हैं, ये लड़की तो सीधे असेंडेंट डेमन, सर्वोच्च शक्तिशाली स्तर बन गई। ये फेंग, तुमने इसे क्या खिला दिया? ये फेंग मुस्कुराते हुए बताता है कि इस एक गोली को खाने से आसमान से गिरने वाली एक बिजली के प्रकोप वज्रपात से बचा जा सकता है और 7 गोलियां खाकर शाओ झुए ने सारे लेवल पार कर लिए हैं। ये देखकर हर कोई दंग रह जाता है। अंत में सेक्ट मास्टर आदेश देती है कि शाओ झुए को अकेले औषधि बनाने के लिए भेजना सुरक्षित नहीं है, इसलिए ये फेंग को भी उसके साथ शाही शहर इंपीरियल सिटी जाना होगा। ये फेंग स्वैग के साथ अपनी नई यात्रा के लिए
तैयार हो जाता है। आधे घंटे बाद एल्डर प्रांगण एल्डर कोर्टयार्ड में सब हैरान रह जाते हैं। शाओ शुए खुलासा करती है कि उसने अपनी साधना में इतनी तेजी से तरक्की की है कि उसने सारे क्लेशों ट्रिब्यूलेशंस को सीधे छोड़ दिया और अब वो सीधे ऊपर चढ़ने असेंड करने की शक्ति रखती है। ये सुनकर वहाँ मौजूद बुजुर्गों के होश उड़ जाते हैं। इसी बीच दो एल्डर्स के बीच एक मजेदार बहस छिड़ जाती है। एक एल्डर बड़े गर्व से कहता है कि इस बार ये फेंग ने उसे चुना है, जिस पर दूसरा ताना मारता है कि तुम तो उसके फेवरेट बन गए हो। उनकी इस बातचीत को देखकर पास खड़ा तीसरा शख्स सोचता है कि ये दोनों तो किसी हैरम की उपपत्नियों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। कुछ ही मिनटों बाद वे लोग निकलने के लिए तैयार होते हैं। पिल गॉड के बुलाने पर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि उनका उड़ने वाला आर्टिफैक्ट कोई साधारण चीज नहीं बल्कि एक पूरा उड़ता हुआ घर है। संप्रदाय प्रमुख को अलविदा कहकर वे आसमान में उड़ जाते हैं। पीछे छूटे लोग दुआ करते हैं कि ये फेंग इस बार और लोगों को ढोकर न लाए, क्योंकि वहाँ पहले से ही जगह बहुत कम है। सफर के दौरान ये फेंग एल्डर बाई को टोकता है कि वो बहुत कमजोर है और उन्हें जल्दी से अपनी साधना बढ़ानी होगी ताकि वो उन्हें भी ऊपर चढ़ने असेंड में मदद कर सके। उड़ते हुए घर के अंदर ये फेंग की मुलाकात अचानक सलाहकार झांग और क्राउन प्रिंस झाओटिंग से होती है। वे दोनों चुपचाप एक कोने में छिपे होते हैं और बताते हैं कि वे बस थोड़ी शांति और सुकून की तलाश में यहाँ आए हैं। लेकिन तभी आसमान में एक जोरदार धमाका होता है। पूरा उड़ता हुआ घर हिल जाता है। पंत बैक वाले पाल पर उसका चीट सिस्टम चमक उठता है। सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि आगे रास्ते में एक विदेशी साम्राज्य का खतरनाक युद्ध देवता वॉर गॉड घात लगाए बैठा है और उसका निशाना कोई और नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस झाओटिंग है। ये फेंग सोच में पड़ जाता है कि प्रिंस के शाही शहर से निकलने की बात तो गुप्त थी, फिर इस दुश्मन को कैसे पता चला। पर वो घबराने के बजाय इस हत्या की क्लासिक साजिश में मजा लेने लगता है। आसमान में लेवू साम्राज्य का घमंडी वॉर गॉड हे हाय अपने हाथों में भारी हथियार लिए उड़ रहा है। वो जोर से हंसते हुए ललकारता है कि अगर सलाहकार झांग क्राउन प्रिंस को उसके हवाले कर दे तो शायद वो उनकी लाश को साबुत छोड़ देगा। ये फेंग बाहर आकर उसकी ये अजीब के वाली हंसी सुनता है और मुस्कुराता है। ये फेंग बिना वक्त गंवाए शाओ शुए को आदेश देता है कि वो जाए और उस ले जो भी साम्राज्य का आदमी है उसका काम तमाम करे। शाओ शुए मुस्कुराते हुए अपनी कराही कॉल्ड्रन के साथ बाहर आती है। उसे देखकर वॉर गॉड हे हाय चौंक जाता है और पूछता है कि क्या वो वही कुख्यात ब्लड थर्स्टी मेंटिस है। वह एक पुराना पोस्टर दिखाता है जिसमें शाओ शुए का पुराना खूंखार रूप होता है। शाओ शुए मानती है कि वह पहले थोड़ी नादान थी। हे हाय उसका मजाक उड़ाता है कि अब वह एक रसोइया जैसी दिख रही है। फिर हे हाय अपने घमंड में चूर होकर कहता है कि वह खुद यहाँ असेंड होने वाला है और उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शाओ शुए उसे बीच में ही टोकते हुए चिल्लाती है अपना बकवास मुंह बंद रखो, और अगले ही पल एक जबरदस्त मुक्का सीधे उसके मुंह पर जड़ देती है। ये फेंग नीचे से मजे लेते हुए कहता है कि आमने सामने की शारीरिक लड़ाई में एक सिसी कल्टिवेटर को हराना नामुमकिन है। पिटने के बाद हे हाय डर जाता है और अपनी धौंस जमाते हुए कहता है कि उसके पूर्वज स्काई मार्शल संप्रदाय के बड़े हस्ती हैं और वे इसका बदला लेंगे। स्काई मार्शल संप्रदाय का नाम सुनते ही ये फेंग की आंखें बदल जाती हैं, क्योंकि ये वही संप्रदाय है जो उसके संप्रदाय प्रमुख का दुश्मन है। वो शाओ शुए को बिना किसी रहम के उसे खत्म करने को कहता है। शाओ शुए अपनी पूरी ताकत से हे हाय को आसमान में ही कूट देती है। हे हाय के खत्म होते ही सिस्टम ये फेंग को बधाई देता है कि उसने दुश्मन को मिटा दिया है और उसे इनाम में ऊपरी लोक अपर रेल्म का 15 दिनों का ट्रायल पास मिलता है। अभी ये फेंग इस इनाम के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसकी वॉइस ट्रांसमीटर जेड कम्युनिकेशन डिवाइस चमकने लगती है। दूसरी तरफ से उसका अनुज वो फेंग घबराया हुआ चिल्लाता है कि संप्रदाय में कुछ बहुत ही भयानक हो गया है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ स्टार स्पिरिट संप्रदाय में अचानक एक जादुई पोर्टल खुलता है। वहाँ एक रहस्यमयी लोमड़ी जैसी कानों वाली शक्तिशाली महिला मास्टर प्रकट होती है। वो कहती है कि वो अपनी शिष्या लुओ कियानशु को वापस लेने आई है और उसे एवरलास्टिंग श्राइन लैंड ले जाती है। सिस्टम ये फेंग को बताता है कि वो अपनी सुरक्षा में थोड़ा लापरवाह हो गया था, जिसके कारण ये अपहरण हुआ। ये फेंग गुस्से से लाल हो जाता है कि वो अपनी वाइफों के बिना कैसे रहेगा। वह तुरंत एल्डर बाय और शाओ शुए को स्टार स्पिरिट संप्रदाय वापस चलने का आदेश देता है। सफर तेजी से तय करने के लिए वह वॉर गॉड का उड़ने वाला आर्टिफैक्ट खुद ले लेता है और बाकी साथियों को पैदल वापस आने के लिए छोड़ देता है। जब ये फेंग संप्रदाय वापस पहुंचता है तो वहाँ का नजारा देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वह चिल्लाता है कि क्या सब छुट्टी पर थे जो संप्रदाय प्रमुख की रक्षा नहीं कर सके। तब उसके चेले जो खुद असेंड होने वाले थे डरते हुए मासूमियत से जवाब देते हैं कि वे तो
अंदर बैठकर महाजोंग खेल रहे थे और उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। ये फेंग फैसला करता है कि वह उन सब को साथ लेकर ऊपरी लोक अपर रेल्म जाएगा ताकि संप्रदाय प्रमुख को वापस लाया जा सके। जब चेले पूछते हैं कि वे ऊपरी लोक कैसे जाएंगे तो ये फेंग अपना जादुई पास हवा में उछालता है। अचानक आसमान से एक चमकदार सुनहरी सीढ़ी नीचे उतरती है। ये पौराणिक असेंशन लैडर है। हालांकि कुछ चेले डरते हैं कि बिना पर्याप्त शक्ति के इस पर पैर रखने से मौत भी हो सकती है, लेकिन ये फेंग उन्हें भरोसा दिलाता है कि जब तक वह साथ है आसमान भी गिर जाए तो वह संभाल लेगा। जैसे ही वे सीढ़ी पर आगे बढ़ते हैं आसमान में भयंकर सुनहरे और लाल रंग के बिजली वाले ड्रैगन के बादल ट्राइब्यूलेशन क्लाउड्स आ जाते हैं। लेकिन ये फेंग के रक्षक जैसे सम्राट बाओ और अन्य इसे एक सुनहरा मौका मानते हैं। वे आपस में ही इस बात के लिए लड़ने लगते रहे कि कौन इन बादलों को पहले तबाह करेगा ताकि ये फेंग उन्हें एक अच्छा सा नाम दे सके। वे इतनी बुरी तरह उन बादलों को साफ करते हैं कि पीछे खड़े चेले हैरान रह जाते हैं कि ये रक्षक तो भगवान के स्तर गॉड लेवल के करीब है। आखिरकार वे सभी एक भव्य और चमचमाते हुए शहर के सामने पहुंचते हैं। यह ऊपरी लोक है। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि वे सीधे अपने दुश्मन कॉस्मोस स्वॉर्ड संप्रदाय के इलाके में आ गए हैं। ये फेंग के चेहरे पर एक दुष्टता भरी मुस्कान आ जाती है। वह अपने साथ आए शक्तिशाली रक्षकों को देखकर खुश होता है जो कि दुश्मनों से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर आभा ऑरा रख रहे हैं। ये फेंग जिन लोन को आदेश देता है कि वह ऊपरी लोक में यह अफवाह फैला दे कि पूरा एवरलास्टिंग शाइन लैंड अब उनके संप्रदाय प्रमुख का है। साथ ही वह अपने 3 सबसे खतरनाक रक्षकों को आदेश देता है कि वे कॉस्मोस स्वॉर्ड संप्रदाय, पेंगलाई इमॉर्टल आइलैंड और स्काई मार्शल संप्रदाय पर धावा बोल दे। जब एक रक्षक पूछता है कि क्या उन्हें सीधे जान से मार दे तो ये फेंग एक डरावनी मुस्कान के साथ कहता है, इस दुनिया में मौत से भी बदतर एक चीज है, जिंदा रहना और पूरी तरह कंगाल ब्रोक हो जाना। उसका प्लान उनके सारे संसाधनों को लूटने का है। अगले ही पल ये फेंग के रक्षक सूट बूट और काले चश्मे पहनकर कॉस्मोस स्वॉर्ड संप्रदाय के मुख्य द्वार पर आ धमकते हैं। वे चिल्लाते हैं, हम यहाँ लूटपाट करने आए हैं। इसके बाद वे उन संप्रदायों के प्रमुखों को हराकर उनके ही ताबूतों के ऊपर खड़े होकर अजीबोगरीब धुन पर मजेदार डांस करने लगते हैं मीम स्टाइल में, और स्काई मार्शल संप्रदाय के प्रमुख के ताबूत पर बैठकर माजोंग खेलने लगते हैं। इस भयंकर और मजेदार तबाही के बीच ये फेंग आसमान की तरफ देखता है और अपने सिस्टम को पुकारता है। सिस्टम के हाजिर होने पर वो कहता है, चलो अब मौसम को थोड़ा और गंभीर बनाते हैं। मुझे यहाँ एक बहुत ही भयंकर मूसलाधार बारिश चाहिए। और सिस्टम भी इस अजीब मांग पर सोच में पड़ जाता है। सीन शिफ्ट होता है एक बेहद ही आलीशान और रहस्यमयी जगह पे जिसका नाम है एवरलास्टिंग श्राइन लैंड। यहाँ चारों तरफ शांति की ठंडी हवाएं चल रही हैं। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं हमारी सफेद बालों वाली खूबसूरत सेक्ट मास्टर लुओ कैनशुए को, जो बड़े ही प्यार से एक प्यारी सी लोमड़ी की पीठ को सहला रही है। लोमड़ी मास्टर कहती है, थोड़ा बाईं ओर। हाँ बिल्कुल वही। तभी युक्सो सेक्ट मास्टर लुओ थोड़ी सी शिकायत भरे लहजे में कहती है, मास्टर आप मुझे निचले लोक से इतनी मेहनत करके वापस लाए हैं तो क्या सिर्फ अपने बाल साफ करवाने के लिए लाए हैं? इस पर वो लोमड़ी, जो असल में उसकी मास्टर है, इंसानी आवाज में गरजते हुए कहती है, निचला लोक इतना बड़ा है, तुम्हें ढूंढकर वापस लाने में मेरी हालत खराब हो गई तो बदले में थोड़ी सेवा करवाना क्या गलत है? लेकिन अगले ही पल मास्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में कहती है, लेकिन उस कमभक्त कॉस्मोस स्वॉर्ड सेक्ट की इतनी हिम्मत कि उसने मेरी प्यारी शिष्या पर हाथ उठाया। क्या वे सोचते हैं कि हमारे एवरलास्टिंग शाइन लैंड को दबाना इतना आसान है? युक्सु अपनी मास्टर को शांत करते हुए कहती है, मास्टर मैं बदला लेने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कृपया मुझे अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाने के लिए थोड़ा समय दे। मास्टर तुरंत पिघल जाती है और कहती है, ठीक है, तुम यहाँ ऊपरी लोक में शांति से अपनी साधना कल्टिवेशन करो। अब यहाँ तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और देखते ही देखते वो लोमड़ी एक झटके में एक बेहद खूबसूरत और हॉट बिल्ली लोमड़ी जैसी लड़की के रूप में बदल जाती है। युक्सु भी मुस्कुराकर ठीक है कह देती है। रात के सन्नाटे में युक्सु अपने कमरे की बालकनी में खड़ी होकर आसमान को देख रही है। उसके मन में कई विचार चल रहे हैं। वो सोचती है कि ऊपरी लोक में आने के बाद और मास्टर को सब बताने के बाद उसकी चिंता तो कम हो गई है, लेकिन अब उसे अपने पुराने साथियों की याद आ रही है। वो सोचती है, पता नहीं निचले लोक के स्टार स्पिरिट सेक्ट में सब कैसे होंगे। युक्सु गहरी सोच में डूब जाती है। साधना का मार्ग बहुत लंबा और कठिन होता है। अपनी आत्मा को जगाने से लेकर आपदाओं को पार करके अमरता असेंशन हासिल करने में दशकों या सदियां लग जाती है, और कई लोग तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। लेकिन तभी उसे अपने प्यार ये फेंग की याद आती है। वो मुस्कुराकर सोचती है, लेकिन जहाँ ये फेंग है वहाँ अमरता तो बस समय की बात है। बस मुझे ये नहीं पता कि
कि वे सब कब तक यहाँ ऊपर आ पाएंगे। कहीं ऐसा न हो कि जब तक वे आए मैं उन्हें पहचान भी न पाऊं। ये सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। वो खुद से कहती है कि ये अजीब है। कभी वो शिकायत करती थी कि वे लोग उसकी साधना में रुकावट है और आज उन्हीं के लिए रो रही है। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई अजीब सी आवाजें आने लगती है। पटाक पटपट। युक्सु हैरान होकर बाहर देखती है कि ये कैसा शोर है। बाहर का नजारा देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आसमान से पानी की जगह नीले रंग के चमकीले अमर क्रिस्टल्स, इमॉर्टल क्रिस्टल्स की मूसलाधार बारिश हो रही है। नीचे खड़े लोग पागल हो जाते हैं। वे चिल्लाने लगते हैं, आसमान से भगवान की कृपा बरस रही है। अब हमारे पास कभी क्रिस्टल्स की कमी नहीं होगी। लोग खुशी से नाच रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। कोई जल्दी से मुझे एक बड़ा सा डिब्बा दो, मुझे ये सारे क्रिस्टल्स भरने हैं। युक्सु खिड़की से ये सब देखकर पूरी तरह हैरान है। वो सोचती है ये क्या बकवास है। ऊपरी लोक में क्रिस्टल्स की बारिश कब से होने लगी। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है। ये तरीका, ये स्टाइल उसे बहुत जाना पहचाना लगता है। तभी उसकी मास्टर हवा में उड़ती हुई आती है और कहती है, शिष्या ये सब क्या ड्रामा है। मुझे मत बताना कि तुमने ऊपरी लोक में आते ही किसी से टांका भिड़ा लिया है या सगाई कर ली है। युक्सु झेंपते हुए कहती है, क्या बात कर रही है मास्टर। मैंने कभी किसी से सगाई नहीं की, ना निचले लोक में और ना यहाँ। तभी अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट होती है। रंबल। आसमान में एक बहुत बड़ा सुनहरा रथ और उड़ता हुआ जहाज दिखाई देता है। एक चेला लाउड स्पीकर भोपू लेकर चिल्लाता है, ध्यान से सुनो, स्टार स्पिरिट सेक्ट का मुख्य चेला ये फेंग एवरलास्टिंग श्राइन लैंड की परम पवित्र संत लुओ युक्सु के सामने शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। ये सुनते ही युक्सु के होश उड़ जाते हैं। ये फेंग। मास्टर का गुस्सा फिर से भड़क उठता है। वो हवा में उड़कर गुस्से से लाल पीली होकर चिल्लाती है, तुम्हारे इस एरे गहरे स्टार स्पिरिट सेक्ट की इतनी हिम्मत कि सीधे मेरी शिष्या को प्रपोज करने आ गया। मैंने आज तक तुम्हारा नाम ही नहीं सुना। युक्सु धीरे से पीछे से कहती है, मास्टर याद है मैंने आपको बताया था कि निचले लोक में मैंने जिस सेक्ट की मदद की थी ये उसी का मुख्य चेला ये फेंग है। मास्टर ठहाका मारकर हंसती है, ओ हो ऐसा इत्तेफाक, हम ऊपरी लोक के सबसे बड़े श्राइन लैंड में हैं। अगर यह बात सच निकली तो मैं इसी वक्त इस श्राइन लैंड का पवित्र टोकन चबाकर खा जाऊंगी। तभी आसमान से स्टाइल मारते हुए हमारा हीरो ये फेंग एंट्री लेता है। वो चिल्लाता है, डार्लिंग मैं तुम्हारे लिए आ गया हूँ, और सीधा मास्टर के सामने लैंड करता है। इसे कहते हैं लाइट स्पीड फेस स्लैप, यानी बिना थप्पड़ मारे बोलती बंद करना। युक्सु मजे लेते हुए पूछती है, तो मास्टर क्या आप अब भी उस टोकन को चबाकर खाने वाली है। मास्टर की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो धीरे से पीछे खिसकने लगती है और बहाना बनाती है, अरे मेरा गला थोड़ा सूख रहा है, मैं जरा चाय पीकर अभी आती हूँ। और वो हाथ से 9-2-11 हो जाती है। वहीं ये फेंग सीधे युक्सु के सामने आकर बड़े ही प्यारे अंदाज में पूछता है, तो क्या यही मेरी सासू माँ ग्रैंड मास्टर थी। युक्सु हैरान होकर पूछती है, तुम इतनी जल्दी ऊपरी लोक में कैसे आ गए और ये सब क्या है। ये फेंग बड़े ही कूल अंदाज में कहता है, अरे ऊपरी लोक में आना कौन सी बड़ी बात है, और जब मैंने देखा कि यहाँ तुम्हारा स्वागत करने के लिए कोई ढंग का श्राइन लैंड नहीं है तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे लिए मैं खुद ही एक नया साम्राज्य खड़ा कर दूं। युक्सु चेहरे पर गुस्सा दिखाते हुए कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या। अचानक बिना बताए ऐसे शादी का प्रस्ताव रख दिया। मैंने अभी हाँ नहीं कहा है और तुम्हें पता भी है कि इस हरकत से बाकी के दुश्मन सेक्ट्स हमारे पीछे पड़ जाएंगे। ये फेंग मुस्कुराता है और कहता है, डार्लिंग मुझे सब पता है। तुम्हारा इशारा उन्हीं कॉस्मोस स्वॉर्ड सेक्ट, पेंगलाई इमॉर्टल आइलैंड और स्काई मार्शल सेक्ट की तरफ है ना। युक्सु पूछती है, तो तुम्हें सब पता था। तभी ये फेंग के चेले वहाँ आते हैं। एक चेला सोने का खजाना लेकर चिल्लाता है, सेक्ट मास्टर हमने आपकी शादी की खुशी में स्काई मार्शल सेक्ट को पूरी तरह लूट लिया है। दूसरा बुजुर्ग चेला कहता है, मैडम सेंटेस हमने पेंगला इमॉर्टल आइलैंड का सारा खजाना और रिसोर्सेज खाली कर दिए हैं। तीसरा चेला कहता है, हमने भी अपना काम बखूबी निपटा दिया है मास्टर। युक्सु की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तुम सबने ये सब मेरे लिए किया। तभी ये फेंग घुटनों के पल बैठ जाता है और हाथ में एक छोटा सा बॉक्स खोलता है। वह कहता है, ये रहा मेरा शादी का प्रस्ताव। डार्लिंग क्या तुम मुझसे शादी करोगी। युक्सु हैरान रह जाती है, लेकिन उस बॉक्स में कोई अंगूठी नहीं बल्कि 3 लाल बटन रिमोट होते हैं। ये फेंग कहता है, ये उन तीनों दुश्मन सेक्ट्स के विनाश के बटन है, बस इन्हें दबाओ और वे वही के वही बारूद की तरह उड़ जाएंगे। युक्सु बेहद खुश होकर कहती है, थैंक यू, मुझे यह प्रपोजल बहुत पसंद आया। तभी पीछे से उसकी बिल्ली मास्टर फिर चिल्लाती है, मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। लेकिन अगले ही पल ये फेंग के चेले मास्टर को पकड़कर कूट देते हैं। बैंग। चेले चिल्लाते हैं, जब हमारे बॉस ने प्रपोज कर दिया तो आपके पास
पास हाँ कहने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। मास्टर सूजे हुए चेहरे के साथ कहती है, हो ठीक है। युक्सु बिना देर किए रिमोट का बटन दबा देती है और कहती है, उन कमबख्त कॉस्मोस स्वॉर्ड सेक्ट, पेंगलाई इमोर्टल आइलैंड और स्काई मार्शल सेक्ट को हमेशा के लिए तबाह हो जाने दो। और एक बहुत बड़ा धमाकेदार विस्फोट होता है जिससे दुश्मन सेक्ट स्वाहा हो जाते हैं। युक्सु प्यार से ये फेंग की बाहों में समा जाती है और कहती है, ये फेंग, क्या मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ इसी तरह दुश्मनों को तबाह करने और पैसे उड़ाने के रास्ते पर चल सकती हो? ये फेंग मुस्कुराकर उसे गोद में उठा लेता है और कहता है, डार्लिंग, मुझे बेहद खुशी होगी। कहानी के अंत में हमें ले जाया जाता है एक बेहद हाईटेक और डिजिटल रहस्यमयी स्पेस में। वहाँ एक नीले बालों वाली लड़की सिस्टम गॉड गेमिंग चेयर पर बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन देख रही है। वो थक कर चूर हो चुकी है और कहती है, बाप रे, पूरे ऊपरी लोक में क्रिस्टल्स की बारिश करवाना और दिन को रात में बदलना, इस काम ने तो मुझे लगभग मार ही डाला था। अगर मुझे पहले पता होता कि ये इतना थका देने वाला काम है तो मैं आराम से बैठकर अपनी कॉमिक्स ही ड्रॉ करती रहती। तभी स्क्रीन पर फ्लैश होता है सिस्टम डिवाइन लॉर्ड जिक्सिंग। वो मुस्कुराकर ये फेंग और युक्सु को देखती है और कहती है, होस्ट, मैं आप दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपके सुखद जीवन की कामना करती हूँ। और इसी के साथ ये फेंग युक्सु को अपनी बाहों में उठाए आगे बढ़ जाता है और इस प्यारी सी कहानी का सुखद अंत दी एंड हो जाता है।